सिर्फ 1 महीने के अंदर आप भी अपने पेरेंट्स का कनाडा विजिटर वीज़ा लगवा सकते हैं। मैंने भी अपने पेरेंट्स की वीज़ा फाइल लगवाई थी और मेरे पेरेंट्स का अप्रूवल सिर्फ और सिर्फ 23 दिन के अंदर आ गया था। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप भी अपने पेरेंट्स की वीज़ा लगाएं और जल्दी से जल्दी अपने पेरेंट्स को कनाडा बुलाएं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एंड थैंक यू सो मच अभी तक हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए। जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हर वीक आपके लिए एक वीडियो लेके आएंगे। आज एक नई वीडियो के साथ मैं आपके सामने हूं और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप कनाडा के अंदर अपने पेरेंट्स को बुला सकते हैं। सिंपल सी चीज़ है, बहुत ईजी प्रोसेस है। बेसिकली प्रोसेस को पहले समझते हैं कि प्रोसेस क्या है। इन 2025 अभी भी आपके पास पिछले सारे सालों की तरह दो ऑप्शन हैं। तो पहला ऑप्शन है कनाडा विजिटर वीजा फॉर योर पेरेंट्स एंड देन सुपर वीजा। समझ लेते हैं विजिटर वीजा और सुपर वीजा किस किस के लिए है। तो बेसिकली अगर आप कोई ऐसे इमिग्रेंट हैं कनाडा के अंदर जो कि यहाँ पे स्टडी परमिट पे है या फिर वर्क परमिट पे है, तो आप अपने पेरेंट्स को यहाँ पे विजिटर वीजा पे बुला सकते हैं और विजिटर वीजा पे आने के बाद वो लोग आपके पास 6 मंथ तक रह सकते हैं। एंड क्योंकि विजिटर वीजा एक टेम्पररी वीजा होता है तो इसमें आपको हो सकता है मल्टीपल एंट्री भी मिल जाए और सिंगल एंट्री भी मिल जाए, डिपेंड करता है कि आपने फाइल कितने अच्छे से लगाई है। ठीक है, तो उसके बाद दूसरी चीज़ जो यहाँ पे आती है कि आपको विजिटर वीज़ा के लिए कोई मेडिकल की ज़रूरत नहीं होती। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं सुपर वीज़ा की बात करूँ तो सुपर वीज़ा उन लोगों के केस में लगता है जो लोग यहाँ पे पीआर हैं ऑलरेडी या फिर सिटीजन हैं। तो वो लोग अपने पेरेंट्स को यहाँ पे बुला सकते हैं और सिंगल एंट्री पे वो लॉन्गर टाइम तक रह सकते हैं। और जो सुपर वीज़ा होता है वो 10 साल का लगता है, उसमें 5 साल के लिए वो यहाँ रह सकते हैं एक सिंगल एंट्री पे। और उसके अलावा क्योंकि ये 6 महीने से ज़्यादा का आपका ट्रिप रहने वाला है इन टर्म्स ऑफ सुपर वीज़ा, तो यहाँ पे आपको अपने पेरेंट्स का मेडिकल भी करवाना होगा। सबसे पहले समझ लेते हैं कि 2025 के अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो कोई चीज़ नहीं बदली है कमिंग टू विजिटर वीज़ा फॉर योर पेरेंट्स। कुछ बेसिक सी चीज़ें जिनका आपको विजिटर वीज़ा के अंदर ध्यान रखना है और आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि मैंने अपने पेरेंट्स की फाइलिंग के अंदर क्या क्या चीज़ कैसे लगाई थी। ठीक है, सबसे पहले आपके जो पेरेंट्स का वीज़ा है उसके अंदर 6 महीने की एटलीस्ट वैलिडिटी होनी चाहिए। सपोज मैं अपना आज वीज़ा लगा रहा हूँ, आज एप्लीकेशन सबमिट कर रहा हूँ और मेरी कंट्री से विजिटर वीज़ा का जो प्रोसेसिंग टाइम है वो 2 महीने का है, से फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो उस 2 महीने को काउंट करके और मान लो मैं अपने पेरेंट्स को यहाँ पे 2 महीने के लिए बुला रहा हूँ। ठीक है, तो 2 महीने प्लस 2 महीने 4 महीने हो गए। उसके बाद 6 महीने की वैलिडिटी और पासपोर्ट के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, तो टोटल ये हो गए 10 महीने। मैं कहूँगा कि अगर 10 महीने आपका टोटल बैठ रहा है तो उसके अंदर 2-3 महीने आप करके ही चलो। मैं एटलीस्ट अपने जो पेरेंट्स का वीज़ा पासपोर्ट है उसकी जो एक्सपायरी है 1 महीने की शो करूँ अगर मेरा जो ट्रैवल इंटेंट पूरा ये प्रोसेस बन रहा है 10 महीने का। अच्छा, और इसके बाद जो सबसे बड़ा रीज़न हम लोग देखते हैं रिफ्यूज़ल का, वो आता है कि आपके टाइज टू होम कंट्री अच्छे नहीं है। तो उसको जस्टिफाई करने के लिए आप लोग क्या कर सकते हो। बेसिक सी चीज़ हम कहाँ गलती करते हैं कि हम दिखा देते हैं कि हाँ हमारी फैमिली में चाचा मामा ताऊ ये सब है, तो वो तो यार सबके होते हैं। ठीक है, तो वो एक स्ट्रॉन्ग फैमिली टाई नहीं होती। तो उस केस में क्या कर सकते हैं कि जैसे आपके पेरेंट्स के नाम पे कोई प्रॉपर्टी है, कोई एसेट्स हैं, बिजनेस है, ठीक है, और उसके अलावा कुछ भी है लाइक एफडीज हैं, फंड्स हैं, म्यूचुअल फंड्स वगैरह वैसा कुछ, तो वो सारी चीज़ आप डाल सकते हैं इसके अंदर। मैंने अपने केस में यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ क्या की थी, जो कि अगर आपके पास भी ऑप्शन हो तो आप कर सकते हो, कि मैंने अपने जो मेरे बहन भाई हैं उनको शो करा था कि मेरे बहन भाई जो हैं वो इंडिया के अंदर हैं और मैं यहाँ पे हूँ, तो ऑब्वियसली मेरे पेरेंट्स मुझको मिल के वापस जाएंगे बिकॉज मेरे बहन भाई बड़े नहीं है, तो उनको कोई चाहिए उनका सपोर्ट रखने के लिए, उनका ध्यान रखने के लिए। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है कि इमिग्रेशन ऑफिसर को भी होता है कि हाँ यहाँ पे अकेला है तो इसके पेरेंट्स यहाँ पे मिलके इसके जो बाकी 2 बहन भाई हैं उनके पास वापस जाएंगे। तो ये चीज़ आपने इस केस में करना है। ठीक, अगर ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। दूसरा जो मेजर हम देखते हैं रिफ्यूजल आता है वो इसलिए आता है कि आपके जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं या प्रूफ ऑफ फंड है वो उतना अच्छा नहीं है। तो उसके अंदर क्या होता है कि हमें एटलीस्ट 6 महीने के फंड्स जो हैं स्टेबल अपने अकाउंट में दिखाने पड़ते हैं। अगर वो हम नहीं दिखा पा रहे हैं तो हम दूसरा ऑप्शन ढूंढते हैं जो कि होता है कि बैंकर सर्टिफिकेट। ठीक, तो ये 2 ऑप्शन होते हैं, इसमें से आप कोई भी ले सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है, बट आपको फंड जो है वो सफिशिएंट दिखाने। और यहाँ पे दूसरी चीज़ ये होती है, अब जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे बहन भाई वहाँ पे थे, मेरे पेरेंट्स मुझसे मिलने आ रहे थे, तो यहाँ पे हमें किस चीज़ का ध्यान रखना है वो ये है कि अब मैंने तो कह दिया कि हाँ मेरे पेरेंट्स मुझसे मिलने आ रहे हैं और पेरेंट्स ने अपना जो यहाँ पे आने का टाइम है उसको जस्टिफाई कर दिया। ठीक, बट क्योंकि मैंने अपनी फाइल के अंदर कहा है कि हाँ जी वहाँ पे जो दूसरे लोग हैं मतलब मेरे ब्रदर एंड सिस्टर या जो भी हैं फैमिली के अंदर वो डिपेंडेंट है मेरे पेरेंट्स के ऊपर, तो ऑब्वियसली जब मेरे पेरेंट्स आए हैं तो उनकी अर्निंग क्या है, 0।
ठीक। तो इसलिए यहाँ पे जस्टिफाई करना ये बहुत ज़रूरी है कि वहाँ जब तक मेरे पेरेंट्स यहाँ पे रहेंगे उतने टाइम के लिए वहाँ पे भी मेरे पेरेंट्स फंड्स छोड़ के जा रहे हैं, ताकि जो मेरे फैमिली के अंदर जिनको भी मैं शो कर रहा हूँ एज अ डिपेंडेंट, वो अपना जो है काम चला सके। तो उनके पास के लिए भी फंड्स छोड़ के आने हैं और अपने फंड्स को भी यहाँ पे जस्टिफाई करना है। और फंड्स के अंदर जो आपको यहाँ दिखाना है, तो आपकी जो फ्लाइट है दोनों की पेरेंट्स की, चाहे एक आ रहे हैं दो आ रहे हैं, ठीक है, दोनों आ रहे हैं जैसे भी आ रहे हैं, तो दोनों की फ्लाइट्स आने और जाने की दोनों आपको शो करनी है। उसके अलावा हर दिन का यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, हफ्ते 2 हफ्ते लेके चलते हैं यहाँ पे। तो एक हफ्ते का यहाँ पे जो कैनेडियन गवर्नमेंट मानती है, तो वो मानती है कि आपका $1500 के आसपास ओवरऑल वैंकूवर के अंदर, या टोरंटो की बात करूँ तो वहाँ के अंदर $1500 के आसपास आपका एक हफ्ते का खर्चा है। ठीक। तो अगर आप पूरा एक महीना प्लान कर रहे हैं तो एटलीस्ट $6000 आपको अपने अकाउंट के अंदर शो करने हैं। और अगर आप इसका डबल शो कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। अब $6000 क्या हो, $6000 हो गए। उसके बाद आपका जो टिकट्स का होता है वो आपको दिखाना है। तो ऐसे सारी चीज़ें आपको प्लान करनी है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रूफ ऑफ फंड्स के लिए अगर आप अपना एसेट सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं तो बहुत 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 ज़्यादा अच्छा है। और उसके बाद जो थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो आता है कि आप अपना इंटेंट जस्टिफाई करो कि मैं जो विजिट कर रहा हूँ वो किस लिए कर रहा हूँ और उसका पर्पस क्या है। तो हमारे केस में सबसे बढ़िया चीज़ क्या हो जाती है कि हाँ जी, मैं यहाँ पे इतने टाइम से अकेला हूँ, अपनी फैमिली से दूर हूँ। मैं अभी तक इतने टाइम तक अपने फैमिली से दूर रहा नहीं हूँ और मेरे पेरेंट्स भी इतने टाइम तक मुझसे दूर नहीं रहे। तो हम क्या है, एक तरह से रिक्रिएशनल एक्टिविटी चाह रहे हैं, लाइक दोबारा थोड़े टाइम के लिए एक दूसरे के साथ रहना चाह रहे हैं। तो इसलिए मेरे पेरेंट्स यहाँ पे विजिट कर रहे हैं और एक टेम्पररी टाइम के लिए आएंगे और आके चले जाएंगे। तो मैंने अपनी फाइल के अंदर जो दिखाया था वो दिखाया था कि मेरे पेरेंट्स यहाँ पे सिर्फ मुझे 2 हफ्ते के लिए मीट करने आ रहे हैं। क्योंकि हाँ, अगर आप ज़्यादा दिन यहाँ पे शो करोगे तो वो चीज़ ना आपको जस्टिफाई करने के लिए बहुत इशू हो जाता है कि यार मैं इतने दिन दिखा रहा हूँ, मतलब 2 महीने दिखा रहा हूँ, तो 2 महीने के लिए क्या फंड्स भी ज़्यादा दिखाने हैं। फिर वहाँ पे उनको फंड्स जो है वो छोड़ने भी ज़्यादा पड़ेंगे 2 महीने के हिसाब से। तो इसलिए टाइम ड्यूरेशन कम दिखाओ, क्योंकि एक टाइम के विजिट पे वो 6 महीने तो आके रह ही सकते हैं। तो इस चीज़ का तो ध्यान रखो। और क्या है कि फिर भी दिखाओ कि यार सिर्फ 2 हफ्ते की बात है और मेरे पेरेंट्स यहाँ पे 2 हफ्ते के लिए आ रहे हैं और 2 हफ्ते में आके चले जाएंगे। और वो जो 2 हफ्ते हैं उसकी पूरी आइटनरी अच्छे से प्रिपेयर करो, क्योंकि आपको जस्टिफाई करना है एक एक दिन। तो देखो, अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स की कि आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। तो आपको अपने पेरेंट्स से क्या चाहिए, एक तो उनका पासपोर्ट चाहिए, एक डिजिटल उनकी फोटोग्राफ चाहिए और उनसे प्रूफ ऑफ फाइनेंसेस चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा उनसे जो भी चीज़ें, लाइक अगर वो एम्प्लॉयड हैं तो अपना पे स्लिप्स दिखा सकें। और अगर वो एम्प्लॉयड हैं, मान लो आपके पेरेंट्स, उनका बिजनेस नहीं है, वो कहीं पे जॉब करते हैं, तो अच्छा रहेगा अगर जहाँ पे भी वो जॉब करते हैं वो कंपनी एक लेटर हेड पे लिख के दे दे दैट दे नो कि आपके पेरेंट्स जो हैं वो आपको विजिट करने के लिए आ रहे हैं एंड वो उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है बेसिकली उनके आने से। एंड आपके पेरेंट्स जब भी वापस जाएंगे तो अपना काम रिज्यूम कर सकते हैं। लाइक अगर वो वापस आज जा रहे हैं तो 2 दिन बाद या 3 दिन बाद वो अपना जो काम है वो वापस रिज्यूम कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है ट्रैवल हिस्ट्री की। तो अगर आप ट्रैवल हिस्ट्री प्रोवाइड कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप नहीं कर सकते हो तो भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। उसके बाद है आपको जस्टिफाई करना है पर्पस ऑफ विजिट। सो पर्पस ऑफ विजिट जो है आपका वो कैसे जस्टिफाई होगा, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के अंदर। तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो है, अगर आपके मदर फादर दोनों एक साथ आ रहे हैं तो एक ही स्टेटमेंट ऑफ पर्पस चल जाएगा। एंड उसमें क्या होगा, जो प्राइमरी एप्लीकेंट है वो आपके फादर हो जाएंगे, मतलब जिसके भी डॉक्यूमेंट ज्यादा अच्छे हैं वो प्राइमरी एप्लीकेंट हो जाएगा और दूसरा उनको सपोर्टिंग एप्लीकेंट हो जाएगा। तो इन 2 चीज़ों को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और उसके अलावा मैं अगर आपसे बात करूं कि आपकी तरफ से क्या क्या चाहिए, तो सबसे पहली जो आपकी तरफ से ज़रूरत है वो है इन्विटेशन लेटर। तो कोशिश करना है कि आप भी जो इनविटेशन लेटर दे रहे हो वो सिर्फ एक कोई भी नॉर्मल पेपर पे ना हो। इनविटेशन लेटर जो आपका है वो अटेस्टेड होना चाहिए। सिमिलरली जो आपके पेरेंट्स के भी जितने डॉक्यूमेंट्स हैं, बेटर रहेगा कि वो उसको भी अटेस्ट करवा लें और सारी चीज़ें अटेस्ट हो जाएंगी अपार्ट फ्रॉम द पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, ठीक है। तो वो तो क्या है, पुलिस की तरफ से आना है तो उसमें तो कोई अटेस्टेशन चाहिए नहीं, बट आपके बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट्स है पेरेंट्स के वो आप अटेस्ट करवा लेना किसी भी नोटरी से। आई थिंक वो 50 रुपये लेते हैं पर डॉक्यूमेंट के, तो आप उसको नोटराइज करवा लेना, ज़्यादा बेटर रहेगा। कोई भी डॉक्यूमेंट है, लाइक उनका आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, कोई भी चीज़ है वो कर सकते हैं। और वो डिक्लेरेशन जो है, मैंने क्या करा था अपने केस में कि हमने पेरेंट्स की तरफ से एक डिक्लेरेशन भी बनवाई थी, डिक्लेरेशन टू कम बैक टू इंडिया। तो हम जब कनाडा विजिट कर लेंगे तो हम डिक्लेयर करते हैं कि हम वापस आ जाएंगे। फिर मैंने एक बनवाया था एफिडेविट जिसमें मैं रिलेशन जस्टिफाई कर रहा था, उसका भी बनवा लिया था। तो ऐसे ये सारी चीजें जितनी भी आप नोटराइज करवा लोगे वो ज्यादा बेटर रहता है। सो आपकी तरफ से, जैसे कि मैंने आपको पहला बता दिया, आपकी तरफ से पहला डॉक्यूमेंट हो गया
कि आपने इनविटेशन दे दिया उन्हें, लाइक इनविटेशन लेटर। उसके बाद आप दिखाओगे अपना प्रूफ ऑफ स्टेटस कि आप यहाँ पे स्टडी परमिट पे हो, वर्क परमिट पे हो, या आपका कोई भी क्या पर्पस है यहाँ पे जिस पे आप यहाँ पे कनाडा में हो। उसके बाद आपको दिखाना प्रूफ ऑफ इनकम। सो प्रूफ ऑफ इनकम के लिए आप मान लो कहीं पे भी जॉब करते हो तो उसकी पे स्लिप्स वगैरह वो सब दिखा सकते हो। अगर आपका एम्प्लॉयमेंट आपको रिटर्न में दे सकता है आपका स्टेटस प्रूफ करने के लिए, बंदा हमारे पास कब से काम कर रहा है और उसकी पोजीशन क्या है, तो वेल एंड गुड। उसके बाद आपको चाहिए प्रूफ ऑफ रेजिडेंस। तो उसके अंदर आपने अगर कोई भी जहाँ पे भी आप रह रहे हो तो आपने लैंड ओनर के साथ कोई रेंट एग्रीमेंट करा हुआ है या कोई लीज साइन करी हुई है, तो ऐसे कोई भी डॉक्यूमेंट जो प्रूफ कर सकते हैं कि आप यहाँ पे रहते हो। हाँ, अगर आपका मान लो BCID है, ठीक है, उसके अंदर आपका वही एड्रेस है, ड्राइवर्स लाइसेंस है, वही एड्रेस है, वो चीज कर दोगे तो वेल एंड गुड। और मैंने अपने केस के अंदर क्या करा था कि मैंने एक जो मैं अपना यहाँ से इन्विटेशन लेटर बनवाया था, मैंने उसके अंदर मेंशन कर दिया था दैट मेरे पेरेंट्स मेरे साथ ही रहेंगे, ठीक है, और मेरे पेरेंट्स मेरे साथ रहेंगे और मेरा जो लैंडलॉर्ड है उसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अगर आप इस फैक्ट को कंफर्म करना चाहते हो तो मेरे लैंडलॉर्ड का ये नाम है और उसका ये फोन नंबर है, तो आप इन फैक्ट्स को उससे चेक कर सकते हो। सेम केस में मैंने एम्प्लॉयर के साथ भी करा था। तो बेसिकली जो मेरा इन्विटेशन लेटर था उसको मैंने क्या करा था कि पहले मतलब टू द हाई कमीशन ऐसे करके, और उसके बाद फिर सारी डिटेल डाल दी कि मैं आमिर हूँ, मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ, मेरा भी स्टेटस ये है, मेरी BCID ये है, मैं यहाँ पे इसलिए रहता हूँ। फिर मैं अपने पेरेंट्स को यहाँ पे इनवाइट करना चाहता हूँ ताकि हम सारे एक बार दोबारा फिर से रीयूनाइट हो सके, क्योंकि मैं उनको मिस कर रहा हूँ। और उसके बाद फिर मैंने अपने पेरेंट्स की डिटेल्स डाल दी थी, लाइक नाम, उनका सिटीजनशिप स्टेटस कि वो इंडिया के सिटीजन हैं, और उसके बाद फिर वहाँ का रेजिडेंशियल एड्रेस, उनका डेट ऑफ बर्थ और उनका पासपोर्ट नंबर। ये सारी चीज़ें करने के बाद रिलेशन स्टेटस ऑल्सो, ठीक है, ये सब चीज़ें करने के बाद मैंने फिर अपनी डिटेल्स दी थी कि मैं यहाँ पे इतनी सैलरी यहाँ पे कमाता हूँ, इतना मेरे को GIC में आता है। तो मतलब अपने फाइनेंशियल्स मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिए थे, और मैंने फिर उसमें बताया था कि मेरे पेरेंट्स जो हैं यहाँ के मेरे साथ रहेंगे। फिर वो लैंडलॉर्ड वाला जैसे मैंने अभी आपको बताया तो एक पॉइंट मैंने उसका डाल दिया था। तो ऐसे करके सारे पॉइंट्स बना के मैंने अपना इन्विटेशन लेटर जो है टेस्ट करवाया था। और अगर आप नोटराइज ऑनलाइन करवा लेते हैं नोटरी से तो ठीक है, आपके वो $50 से $60 लेते हैं, बिकॉज स्टूडेंट्स को वो लोग डिस्काउंट देते हैं। और अगर आप किसी से इन पर्सन जाके बनवाएंगे तो $70 से $80 वो लोग लेते हैं, बिकॉज यहाँ पे किसी को भी जाके आप बोलोगे ना कि आई एम ए स्टूडेंट और मैं स्टूडेंट होते हुए ये चीज बनवा रहा हूँ, तो दे डू कंसीडर कि वो आपको थोड़ा सा डिस्काउंट दे रादर देन द नॉर्मल फीस। तो ये चीज आप बताएंगे वो आपके लिए बेनिफिशियल है। अब मैं आपको अपनी स्क्रीन पे पूरा प्रोसेस दिखा देता हूँ कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें होती हैं, एंड आई विल प्रेफर कि आप IRCC की GC की वाला जो पोर्टल है वहां से अप्लाई करें रादर देन द न्यू पोर्टल, बिकॉज न्यू पोर्टल के अंदर टाइम तो बहुत जल्दी वो प्रोसेस कर रहे हैं बट वहाँ पे रिफ्यूजल रेट ज्यादा हो जाता है। तो मेरा पर्सनल ये मानना है कि जो न्यू पोर्टल है वहाँ की एप्लीकेशन आई बिलीव के शायद जो है AI से ज़्यादा चेक हो रही हैं, और जो GC की वाला पोर्टल है वो शायद ज़्यादा ह्यूमनाइज्ड है। फिर आप जाके लिखोगे सीधा, मान लो मैं न्यू टैब खोलता हूँ, उस पर मैं लिखता हूँ GC की, ठीक। तो GC की के अंदर जो सबसे पहली मुझे आती है मैंने उस पर क्लिक कर लिया। उसके बाद अगर हमारे पास अकाउंट होता है तो हम यहाँ पे करते हैं GC की यूज़र नेम एंड पासवर्ड, वरना फिर हम यहाँ जाते हैं रजिस्टर फॉर एन अकाउंट, और ठीक है उसके बाद फिर ये कर देंगे रजिस्टर विद GC की यूज़र नेम एंड पासवर्ड। और ये उन लोगों के लिए होता है जो कि ऑलरेडी कनाडा के अंदर हैं, जिनके पास कनाडा के किसी भी बैंकिंग के साथ बैंक अकाउंट है। तो हम लोग यहाँ से रजिस्टर करेंगे, और रजिस्टर करने के बाद पूरा प्रोसेस करने के बाद आप लोग कुछ इस तरह के पैनल पे आओगे। तो ऊपर ये पैनल मैं वो यूज़ कर रहा हूँ जहाँ से मैंने अपनी खुद की एप्लीकेशन एक प्रोसेस की थी, बट उसके अलावा अगर आपके पास कोई ऑप्शन यहाँ पे नहीं आएंगे क्योंकि आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो, तो यहाँ पे आप करोगे अप्लाई टू कम टू कनाडा। बट अगर आपकी कोई ऑलरेडी एप्लीकेशन है जो आपने लगा रखी है तो, और आपने भी सबमिट नहीं किया, तो उस सेक्शन के अंदर आएगी कंटिन्यू एन एप्लीकेशन यू हैवेंट सबमिटेड। तो अब स्टार्ट कर देते हैं अप्लाई टू कम टू कनाडा, ठीक है। अब ये पर्सनल रेफरेंस कोड उनके लिए होता है जो ऑलरेडी कोई एप्लीकेशन चला रहे हो, बट हम क्या है, हम नया अप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास नहीं है। आई डो नॉट हैव अ पर्सनल रेफरेंस कोड, और मैं किस लिए अप्लाई कर रहा हूँ, विजिटर वीज़ा के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे विजिटर वीज़ा मैंने देख लिया, एंड व्हाट वुड यू लाइक टू डू इन कनाडा, तो ये हो गया विजिट। हाउ लॉन्ग आर यू प्लानिंग, लेस देन 6 मंथ्स, कोड दैट मैचेस। तो अगर मैं इंडिया से अप्लाई कर रहा हूँ तो मैंने इंडिया कर लिया, यहाँ पे करंट कंट्री, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं अपने लिए TVR अप्लाई कर रहा हूँ तो वो होगा कनाडा में अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। बट पेरेंट्स के लिए कर रहा हूँ, पेरेंट की तरफ से अप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ पे इंडिया हो गया। सपोज़ कर लो आपके पेरेंट्स ही अप्लाई कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हो। डू यू हैव अ फैमिली मेम्बर हु इज़ कैनेडियन सिटीज़न और PR एंड इज़ 18 ईयर्स, नो, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हो, XY, मतलब इतना छोटा तो नहीं, मान लो एक तरह से 1980 डाल दो,
यहाँ पे नवंबर डाल दो, यहाँ पे कोई भी डेट डाल दो, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट, मतलब यहाँ पे आप वो डेट डालना जो भी प्राइमरी एप्लीकेंट है। सपोज़ आपके फादर यहाँ पे प्राइमरी एप्लीकेंट बन रहे हैं तो आप उनकी डिटेल डालना। और फिर उसके बाद जब आप नेक्स्ट क्लिक करोगे तो ये आ जाएगा हैव यू लिव्ड इन कनाडा एज अ परमानेंट रेजिडेंट और लैंडेड इमिग्रेशन, तो यहाँ पे आ जाएगा नो, ठीक है। फिर आपने नेक्स्ट क्लिक कर दिया। नेक्स्ट क्लिक करने के बाद आएगा आर यू लॉफुल परमानेंट रेजिडेंट ऑफ यूएस, और यूएस सिटीजनशिप है तो हमारे पास नहीं है, ठीक है। व्हाट इज़ योर मैरिटल स्टेटस, तो हम मैरिड हैं। व्हाट इज़ योर प्रोविंस ऑफ टेरिटरी ऑफ डेजिग्नेशन, तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि बीसी में आ रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको दिखा देगा कि हाँ जी आप एलिजिबल हो विजिटर वीज़ा के। और विजिटर वीज़ा क्या होता है, अंडर 6 मंथ, ठीक है। और इस पर दिखा भी रहा है विजिटर वीज़ा कॉस्ट यू $100, इट परमिट्स ट्रैवल टू कैनेडा बाय एयर, कार, बस, ट्रेन और बोट एंड इज़ वैलिड अप टू 10 ईयर्स। सो कोई गारंटी नहीं है कि 10 साल का मिलेगा, हो सकता है उसे 10 साल का भी मिल जाए। प्रोसेसिंग टाइम में वेरी, हर कंट्री से कंट्री में प्रोसेसिंग टाइम वेरी करता है। एंड डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ एप्लीकेशंस करेंटली बीइंग प्रोसेस, सो डिपेंड करता है कि अभी आपकी जब एप्लीकेशन आप अप्लाई कर रहे हो तो पूल में कितनी पेंडिंग एप्लीकेशंस हैं। तो मैं कर दूंगा कंटिन्यू क्योंकि मुझे विजिटर वीज़ा ही चाहिए। अभी आएगा पर्सनल चेकलिस्ट, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे भी कंटिन्यू कर दिया। अब दोबारा ये हमसे पूछेगा, वो एक तरह से एक बेसिक क्वेश्चन था, अब ये डिटेल्ड होगा थोड़ा। सो व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ योर विजिट, तो अब ये कर रहे हैं टू विजिट अ फैमिली और अ फ्रेंड। तो क्योंकि आपके पेरेंट्स आ रहे हैं तो आप फैमिली का हिस्सा हो तो आपसे मिलने आ रहे हैं। डू यू हैव प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप विद द पर्सन हु इज़ इन्वाइटिंग यू टू कैनेडा, येस। तो यहाँ पे आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, ये सब चीज़ें दिखा सकते हो अपने पेरेंट्स के साथ अपना रिलेशनशिप शो करने के लिए। एंड उसके बाद अभी आ जाएगा डू यू हैव अ जॉब इन कंट्री वे यू करेंटली लिव, तो अगर आपके पेरेंट्स जॉब करते हैं तो येस। और उसके बाद डू यू ओन अ बिज़नेस इन द कंट्री वे यू लिव, तो अगर जॉब करते हैं तो ये नो हो जाएगा, अगर वो करते हैं तो वो येस हो जाएगा, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ आपके पेरेंट्स जॉब करते हैं और यहाँ पे मैं कर दूंगा नो। डू यू डिपेंड ऑन समवन फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट, नो। हैव यू ट्रेवल टू अदर कंट्री इन द प्रीवियस 10 ईयर्स, तो अगर आपने करा है तो येस, अगर आपने नहीं करा है तो नो। सपोज कर लेते हैं कि आपके पेरेंट्स ने भी ट्रैवल नहीं किया, तो मैंने यहाँ पे नो कर दिया एंड नेक्स्ट। उसके बाद आ जाएगा आर यू अकम्पनिंग अ फैमिली मेम्बर दैट हैज स्टेटस इन कैनेडा और है रिसेंटली बीन अप्रूव्ड, ठीक है। तो अब ये क्या है कि आप किसी बंदे मतलब आर यू अकम्पनिंग अ फैमिली मेम्बर दैट हैज स्टेटस इन कैनेडा और हैज़ रिसेंटली बीन अप्रूव टू कम टू कैनेडा, तो यहाँ पे आप क्या कर देंगे कि हाँ मैं किसी को कंपनी करने जा रहा हूँ जिसका स्टेटस है कैनेडा के अंदर, ठीक है। तो हो गया। हैव यू एवर कमिटेड और बीन अरेस्टेड और बीन चार्ज विद द कन्विक्शन ऑफ एनी क्राइम, तो नो। उसके बाद हैव यू हैड अ मेडिकल एग्ज़ाम, अब क्योंकि इसके अंदर हमें नहीं चाहिए तो हम इसे नो कर देंगे क्योंकि हम विजिटर वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं। डू यू वांट टू सबमिट एन एप्लीकेशन फॉर अ फैमिली मेम्बर, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या सीन होता है, देखो अगर यहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क के ऊपर भी जाओगे, यू मे बी एबल टू सबमिट एन एप्लीकेशन फॉर अ फैमिली मेम्बर वांट्स टू कम टू कैनेडा और एक्सटेंड देयर स्टेटस इफ़ दे आर ऑलरेडी इन कैनेडा। अब क्योंकि अगर आपके पेरेंट्स जो हैं उन वो कोई अकेले आ रहे हैं तो सिर्फ यहाँ पे सिंपली नो कर देंगे। अगर अकेले नहीं आ रहे हैं, मान लो आपकी मदर साथ आ रही हैं और आपके फादर ये अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे येस कर देंगे, ठीक है, क्योंकि वो एक तरह से उनके लिए रिप्रेजेंटेटिव बन रहे हो। इफ़ यू आर सबमिटिंग एप्लीकेशन फॉर मोर देन वन फैमिली मेम्बर प्लीज़ स्टार्ट विद योर स्पाउस और कॉमन लॉ पार्टनर्स, सो यहाँ पे मैंने नेक्स्ट कर दिया। उसके बाद फैमिली मेम्बर वो भी इंडिया से हो गए, कंट्री पासपोर्ट वो भी इंडिया हो गया, मैंने नेक्स्ट कर दिया। इज़ योर फैमिली मेम्बर अ पीआर या यूनाइटेड स्टेट्स वगैरह वो सब चीज़, तो यहाँ पे नो। व्हाट इज़ योर फैमिली मेम्बर करंट स्टेटस, सो मैरिड। फैमिली मेम्बर डेट ऑफ बर्थ वो भी कुछ डाल दो अपने हिसाब से जल्दी जल्दी, ठीक है। वेयर विल योर फैमिली मेम्बर बी स्टेइंग इन कैनेडा, तो अब जैसे हमने अपने टाइम में सेलेक्ट करा था लाइक आपके फादर के टाइम में ब्रिटिश कोलंबिया, सो यहाँ पे भी सेम हो जाएगा। एंड व्हाट इज़ योर फैमिली मेम्बर वाई इज़ योर फैमिली मेम्बर विजिटिंग इन कैनेडा, सो यहाँ पे भी विज़िट हो जाएगा, ठीक है, विज़िट। और इसमें कर देंगे ऑल अदर टाइप्स, ठीक है। अब ये क्या है, डज योर फैमिली मेम्बर वांट टू अप्लाई फॉर अ पेरेंट ग्रैंड पेरेंट सुपर वीज़ा ओनली इफ़ योर चिल्ड्रन ग्रैंड चिल्ड्रन इज़ पी आर इन इज़ कैनेडियन पी आर और सिटीजन, तो वो हमारा केस नहीं है इसलिए हम यहाँ पे कर देंगे नो, ठीक है। हैज़ योर फैमिली मेम्बर एवर कमिटेड, और मतलब ये वही हो गया हमारा पुलिस वेरिफिकेशन वाला, तो कोई क्राइम नहीं करा है तो नो। एंड उसके बाद हो गया मेडिकल एग्ज़ाम, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा सीधा नो।
एंड उसके बाद इन द पास्ट टेंस ईयर हैव योर फैमिली मेम्बर गिवन फिंगरप्रिंट्स ऑफ फोटो। तो अगर आपने बायोमेट्रिक पहले दिया हुआ है, आपकी फाइल जो है वो पहले कभी रिफ्यूज़ हुई हुई है, तो आपने ऑब्वियसली बायोमेट्रिक दिया होगा। और किसी भी बायोमेट्रिक की जो वैलिडिटी होती है वो सीधा सीधा 10 साल की होती है। तो अगर आपने दिया हुआ है तो आप येस कर देंगे, नहीं दिया हुआ है नो कर देंगे। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि हम फ्रेश एप्लीकेशन कर रहे हैं, सो यहाँ पे नो। ठीक है। उसके बाद देर आर फीस एसोसिएटेड विद योर फैमिली मेम्बर एप्लीकेशन। सो आप इस एप्लीकेशन के साथ जो है आपके फैमिली मेम्बर जो आपने ऐड करा है, यानी कि आपके पापा ने अपनी वाइफ को ऐड करा है, तो उसके साथ भी क्या है, इसके साथ फ़ीस होगी। तो आप फैमिली मेम्बर की भी फीस खुद ही देंगे। हमने कर दिया येस और हम कर देंगे नेक्स्ट। सो डू यू वांट टू सबमिट एप्लीकेशन फॉर अनदर फैमिली मेम्बर। तो अब क्या है, जो एप्लीकेशन डाल रहे हैं वो एक तरह से आपके पापा हैं, जिनके बिहाफ पे आप डाल रहे हो। ठीक है। तो आपके पापा ने, उसके बाद आपने अपनी मम्मी की डिटेल्स डाल दी और कोई तीसरा बंदा तो नहीं जा रहा है, तो हम यहाँ पे सीधा नो कर देंगे। ठीक है। अब यहाँ पे आर यू गिविंग समवन एक्सेस टू योर एप्लीकेशन। सो यहाँ पे नो कर देंगे हम कि मैं किसी को एक्सेस नहीं दे रहा, मैं खुद ही कर रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या हो जाता है ना कि अगर आप एक्सेस शो कर रहे हैं तो इसका मतलब हो सकता है कि आपने अपनी एप्लीकेशन खुद सबमिट नहीं की है, किसी और ने आपकी हेल्प की है। तो वो चीज़ नहीं करनी है हमें, क्योंकि वो क्या दिखाता है कि हो सकता है इस एप्लीकेशन के अंदर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके एजेंट ने सबमिट कर दी हो जो आपको पता ही नहीं है। तो वो थोड़ा ज़्यादा डीपली चली जाती है फिर फाइल जो है असेसमेंट में। तो यहाँ पे कर दो कि मैं किसी को एक्सेस नहीं दे रहा, ताकि सामने वाले को लगे कि हाँ ये जो एप्लीकेशन है ये बंदा खुद ही सबमिट कर रहा है, तो इसको फ़ाइल की सारी चीज़ें पता होंगी। और अभी दोबारा वही पूछ रहा है कि आपने खुद ने कभी बायोमेट्रिक दी है, तो नो। देर आर फीस एसोसिएटेड, तो हाँ भाई मैं अपनी फ़ीस खुद पे करूँगा। ठीक है। आर यू एबल टू मेक अ डिजिटल कॉपी। अब वो पूछ रहे हैं कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आप उनकी डिजिटल कॉपी यानी कि स्कैन कॉपी बना सकते हो। तो आपने कर दिया येस। ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि आप अपनी फ़ीस ऑनलाइन पे करेंगे, क्रेडिट कार्ड वगैरह इन सब चीज़ों से, तो आपने कर दिया येस। ठीक है। अब ये पूरा रिव्यू के लिए आता है कि ये सारी चीज़ें आप रिव्यू कर लो, जो जो आपने क्वेश्चंस को आंसर दिए हैं। तो वो सारी चीज़ें आप एक बार दोबारा देख लेना। उनको देखने के बाद आ गए आप, ये सारी चीज़ें करने के बाद स्टेप 4 आता है पे और फीस। तो देखो स्टेप 1 होता है कि आप अपना अकाउंट देखा, आपने अपनी एप्लीकेशन देखी, वहाँ पे आप अपनी एप्लीकेशन जो हम अभी कर रहे हैं प्रोसेस उसको सेव कर लिया। उसके बाद थर्ड स्टेप आता है कि हमने डॉक्यूमेंट्स अपने जो भी इन्होंने मांगे वो सबमिट कर दिए, डॉक्यूमेंट्स के सारा फॉर्मेट वगैरह यहाँ पे है। उसके बाद लास्ट में आप अपनी फ़ीस पे कर देते हो। तो अगेन कंटिन्यू पे क्लिक करा। अब उसके बाद डॉक्यूमेंट चेक लिस्ट आ जाती है। ठीक है। तो अब ये क्या है, यहाँ पे देखो 2 तरह के डॉक्यूमेंट्स आपके पास आएंगे। तो यहाँ से जितने आप डॉक्यूमेंट्स देख रहे हो, एप्लीकेशन फॉर विजिटर वीज़ा, तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो ये एक तरह से आपकी एप्लीकेशन आ गई। अब यहाँ से आप ये PDF डाउनलोड कर लोगे और उसको भर लोगे। तो ये भी करके मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे चलेगा नहीं, चलो मैं इसके लिए ना नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा और उसमें आप लोग देख लेना। तो बेसिकली एप्लीकेशन फॉर्म आ गया, इसको डाउनलोड कर लेना। और इसको डाउनलोड करने के बाद आपको अडोब रीडर चाहिए, उसी से ये फाइल रीड आउट होती है। और वहाँ से क्योंकि फिल भी कर सकते हो आप इसको, क्योंकि डिजिटली फिल होगी। और एट दी एंड एक आपको बार कोड भी जनरेट होता है जिसको ये लोग स्कैन करते हैं। फिर यहाँ पे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हो गया पासपोर्ट, तो पासपोर्ट की फ्रंट पेज की फ़ोटो और लास्ट पेज की फ़ोटो और उसको अटेस्ट करवा लेना, और वो यहाँ डल जाएगी। इनविटेशन लेटर, जो कि यानी कि आप बेटे हो, आपने अपने पेरेंट्स को इनवाइट किया है, तो इनविटेशन लेटर यहाँ डल जाएगा। यूज़ ऑफ अ फैमिली मेम्बर रिप्रेजेंटेटिव फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो यहाँ पे आ जाएगा। और उसके बाद प्रूफ ऑफ मीन्स ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट, तो फाइनेंशियल इसके आपके जितने भी डॉक्यूमेंट है वो यहाँ आ जाएंगे। मैरिज सर्टिफिकेट आपके पेरेंट्स का यहाँ पे आ जाएगा। अगर नहीं है मैरिज सर्टिफिकेट तो एक एसेट क्या कहते हैं, एक नोटराइज डॉक्यूमेंट बना लेना, एफिडेविट, और उसको यहाँ पे अटेस्ट करके लगा देना। ठीक है। उसके बाद डिजिटल फोटोग्राफ आपके फादर की। देन पर्पस ऑफ ट्रैवल, तो इसके अंदर के आप स्टेटमेंट ऑफ पर्पस डाल सकते हो। ठीक है। और उसके बाद हो गया फैमिली इन्फॉर्मेशन, तो इसके अंदर फैमिली इन्फॉर्मेशन के अंदर ना एक फॉर्म होगा जिसके अंदर आपका सारा डेटा होगा। आपके फादर जो आपके फादर हैं, फादर की सारी डिटेल्स, उनके भाई बहन मम्मी पापा ये सारी चीज़ें, तो वो पूरा यहाँ पे डाल देंगे। इससे बेसिकली जस्टिफाई होता है कि आपकी कितनी बड़ी फैमिली है जो कि आपकी होम कंट्री में रहती है। तो एक भी एक तरह से ना टाइज़ की तरह काउंट होता है। ठीक। और फिर प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप यहाँ पे आएगा, आपका आपके फादर से प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप।
ठीक। और उसके बाद है ये एप्लीकेशन फॉर टेम्प्रेरी रेजिडेंट वीज़ा मेड आउटसाइड कनाडा, क्योंकि आप इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं या किसी भी और कंट्री से, सो दिस इज़ कंसिडर्ड एज आउटसाइड कनाडा एप्लीकेशन। एंड क्लाइंट इन्फॉर्मेशन, तो कोई भी ऐसी चीज़ जो यहाँ पे नहीं आप दे पाएँ और एडिशनल आप यहाँ पे देना चाहते हैं तो इसके अंदर आप डाल सकते हो। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं दूसरे सेक्शन पे, जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं फैमिली मेम्बर्स। तो अगर तो हम किसी सिंगल बंदे के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सिर्फ यहीं तक आप डॉक्यूमेंट लिस्ट देखोगे, क्योंकि हमने यहाँ पे मम्मी पापा दोनों चीज़ें डाली हैं तो यहाँ पे फैमिली मेम्बर वाला सेक्शन पे भी आएगा। तो देखो वो क्या भी रहा है कि यू हैव टोल्ड अस दैट एडिशनल पीपल विल कम टू कनाडा विद यू, प्लीज़ अटैच देयर डॉक्यूमेंट्स बिलो। ठीक, तो यहाँ पे फैमिली मेम्बर वाला जाएगा, सेम ये वीज़ा की फाइल, वीज़ा की एप्लीकेशन, उसके बाद फैमिली इन्फॉर्मेशन आपकी मदर की साइड के उनके पेरेंट्स, उनके भाई बहन जो भी हैं सब कुछ, आपके मम्मी का पासपोर्ट, उनकी डिजिटल फ़ोटो, और यहाँ पे एप्लीकेशन का फॉर्म और कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो आप यहाँ देना चाहते हो लाइक मम्मी के फाइनेंसेस वगैरह, वो सारी चीज़ें वो यहाँ डाल सकते हो। ठीक है, अब वो यहाँ पे आपको फ़ीस दिखा रहा है। ठीक है, तो $100 पर बंदे के हिसाब से विजिटर वीज़ा की जो एप्लीकेशन फ़ीस हो गई वो $200, फैमिली की बायोमेट्रिक फ़ीस $170, फिर फैमिली की बायोमेट्रिक फ़ीस 0। ठीक है, और उसके बाद क्या है, ये टोटल जो प्राइस है वो आ गया। जब आप यहाँ पे सारी चीज़ें अपलोड कर दोगे, अपलोड करने के बाद आपको इस सबमिट का ऑप्शन भी आ जाता है। सो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर करी वो आपको किसी भी तरीके से हेल्प कर पाए। एंड आपको ये मन में जितने भी क्वेश्चंस हों जो भी मैंने आज वीडियो में बताया उससे रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना एंड फॉर श्योर जितना जल्दी हो सकेगा हम उसका रिप्लाई देने का कोशिश करेंगे। एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आगे की चीज़ें बता दूंगा कि जैसे कि इसके अंदर जो स्पेसिफिक फॉर्म्स हैं उन फॉर्म्स को कैसे फिल आउट करना है, आपको एसओपी कैसे राइट करना है। कोशिश करूंगा आपको कुछ डिटेल्ड सैम्पल्स या फिर आपको ड्राफ्ट दे सकूं जिसको आप डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करके अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर सकें। एंड एक डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट भी मैं आपको दे दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, जिससे कि आपका थोड़ा सा डॉक्यूमेंट्स को कैसे अरेंज करना है, क्या करना है, वो सारा प्रोसेस थोड़ा सा इजी हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग अस सो फार एंड आई होप कि हाँ आप हमें ऐसे ही आगे भी सपोर्ट करते रहें। एंड इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर देना, हमें जितना ज़्यादा हो सके सपोर्ट करते रहिए, हमारे वीडियोज़ को लाइक करते रहिए एंड हमारे वीडियोज़ पे कमेंट करते रहिए, ताकि हमें भी पता चल सके कि हमारे वीडियोज़ से आपको कितना हेल्प हो रहा है, हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और ज़्यादा डिटेल्स के साथ। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।